डॉक्टर ईमन, सबसे पहले तो आपको बंडल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप माशाल्लाह एफसीपीएस भी आपने पास कर लिया। अब आपने रेजिडेंट भी आप बन गई, और उसके बाद आपने जो है ना वो प्लैब भी पास कर लिया, और वो भी गायनी गायनी ओब की टफ ड्यूटीज के साथ आपने तैयारी की, माशाल्लाह। तो आप जी सर। हमें बताएं कि आप कब, आपका कॉलेज कौन सा था, आप कब ग्रेजुएट हुई, और फिर आपकी सक्सेस स्टोरी हम शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये आपके बगैर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले भी मैंने आपके लेक्चर्स लिए हैं फर्स्ट एड के, तो उसके बाद फिर अब लैब के, तो कभी आपने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपके लेक्चर्स का। और दूसरा ये कि मैं अभी रीसेंट ग्रेजुएट हूँ, जस्ट मैंने 2021 में ग्रेजुएशन की है, और यूएमडीसी फैसलाबाद से। उसके बाद 2022 में मैंने हाउस जॉब कंप्लीट किया, और उसके बाद 2023 में मेरी गायनी की रेजिडेंसी स्टार्ट हो गई है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्लाब, शुक्र अल्लाह का, पास हो गया मेरा। आपने 2020 थ्री में 21 टू में, 22 में मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई है, तो 2023 में मैंने रेजिडेंसी गायनी की स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह। फिर आपने और फिर फौरन बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पार्ट वन एफसीपीएस पार्ट वन क्लियर कर लिया। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह, ये उसके तो बड़ी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने उसको क्लियर किया है, एफसीपीएस पार्ट वन को। और अच्छा डॉक्टर, जो एमएन है, इन्होंने हमारा जब एफसीपीएस पार्ट वन के लिए फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर सब्सक्राइब किए थे, और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर के बाद वो उस वक्त इन्होंने सब्सक्रिप्शन ली थी। तो और माशाल्लाह ये हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने वाली हैं, तो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफसीपीएस पार्ट वन भी पास किया था। जी बिल्कुल, मैंने तो हुआ था, और मुझे पता था कि जब आपने अभी जब प्लाब के लेक्चर शुरू किए थे, तो आई वाज सो हैप्पी। तो लेकिन मेरा थोड़ा कम टाइम रह गया था एग्जाम में, तो तब आपके लेक्चर स्टार्ट हुए थे। तो मुझे ये था कि अगर आपके और मुझे पहले, या मेरा एग्जाम थोड़ा लेट होता, तो मुझे उससे ज्यादा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम टाइम में मैंने आपके लेक्चर्स डेली सुने, और साथ साथ मैं फिर प्लैब वन कीज को करती थी, और साथ में आपके लेक्चर्स सुनती थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने जेम्स नहीं किए थे, बट आपके लेक्चर्स में जेम्स, आप ज्यादातर जेम्स से ही पढ़ाते थे, तो मुझे ये नहीं था कि मैं जेम्स नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा उससे ये फायदा हुआ था कि आप टू द पॉइंट करके, और ज्यादा सारे डिटेल, मतलब ज्यादा सारा एक्सप्लेन करके, तो काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती थी। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने फिर जो प्लेब की जब तैयारी शुरू की, तो फिर आपने प्लेब लेक्चर को ज्वाइन किया, और जी जी प्लेब लेक्चर्स में आप प्लेब जम्स, क्योंकि वो प्लेब जम्स ही होते थे लेकिन सप्लीमेंटेड होते थे बाय द प्लेब कीज। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते थे प्लाब कीज के, वो आप के जेम्स के अंदर भी होते थे, लाइक वो आपके लेक्चर्स के अंदर होते थे, और वैसे मोस्टली जो आपके लेक्चर्स थे वो जेम्स के थे। जी जी, उसमें जो ओपन होती थी स्लाइड्स वो प्लेब जम्स की होती थी, जी, वो और प्लैब जेम्स के सप्लीमेंटेड थे, बाय। लाइक मोस्टली पूरा जेम्स होता था, और साथ में प्लैब वन कीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे। तो आपके लिए ये ओवरऑल हेक्टिक मतलब नहीं थी? ये नहीं था कि हम्म। हम कुछ मिस कर रहे हैं, मतलब इट्स अ टोटल पैकेज कि इसमें सब कुछ है, कुछ मिस नहीं हो रहा था। ठीक है। और जब हम्म। वो लेक्चर्स जब आपके लेक्चर्स हम सुन लेते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और उसके बाद चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, फिर एमसीक्यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, एज कम्पेयर टू जब हम खुद से ही बार बार उसको रीड करते हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा होता, और हम करते जाते हैं, और फिर जब एमसीक्यूज करते हैं तो हमारे उतने ठीक नहीं होते, और फिर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो जब अगर हम्म। आपके लेक्चर्स साथ सुने जाएं, तो वो फौरन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो चीजें इजी हो जाती हैं। और फिर तब आप जब एमसीक्यूज करते हैं, तो आपके जब अच्छे स्कोर्स आते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जी, वगरना ये होता है कि जब आप प्लेब करते हैं, प्लेबेबल क्यूबिंग करते हैं, और आपके कंसेप्ट नहीं होता है, तो आप जिस हार्ट से हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होना, या मुझसे जी नहीं हो बिल्कुल। सकता, ये तो इंटेलिजेंट लोगों का काम है। लेकिन आप भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें जो हैं, ये एक डिफरेंट एग्जाम है जिसमें क्लिनिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा है। तो वो क्योंकि हमारी स्टडी जो है इस तरह नहीं होती, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी का जो टीचिंग का वो कंसेप्ट है, वो उस तरह नहीं होता। तो इसलिए जब इवन कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और अच्छा स्टूडेंट भी जब वो
प्लेब करने लगता है तो उसके लिए डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो उसने हर चीज़ को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही पढ़ा होता है और उधर चीज़ें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिखी होती हैं। तो इसलिए जब आप लेक्चर सुन लेते हैं तो फिर जब आप लेबल के एमसीक्यू करते हैं लेक्चर सुनने के बाद, तो आपको कंसेप्ट आते होते हैं और आपका रेशियो जब बढ़ती है तो आपको बूस्ट मिलता है कि यार आई कैन डू इट। जी बिल्कुल इसी तरह है। और जैसे कि आपको आपने बताया, मैं ट्रेनिंग करी थी गायनेकोलॉजी की, तो दैट इज वेरी टफ। तो उसके साथ करना मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ थी और मेरे पास टाइम भी नहीं होता था पढ़ने का। डेली 1 in 3 calls, 1 in 4 calls, तो मेरे पास पढ़ने का भी टाइम नहीं होता था। लेकिन मैंने आपके लेक्चर्स लिए और उससे एटलीस्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि इन द एंड तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए ना एग्जाम के लिए, ना कि आपने ये करना है कि मैंने इतनी दफा पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है कि, और वो कॉन्सेप्ट आप जितना अच्छा क्लियर करते हैं, ठीक है, उतना कोई भी नहीं कर सकता, जितना मर्जी आप खुद से रीड करें। क्योंकि मतलब ये कि आप डिफरेंट, आप इवन लाइक यूएसएमएलई की भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे होते थे साथ साथ, तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता था। और जबकि मुझे याद है कि मुझे बहुत ज्यादा जेनेटिक्स और एपिडेमियोलॉजी से फोबिया था, बट आपने उसको इतने इजी वर्ड्स में समझाया कि वो मतलब ये कि मैंने पेपर में उसको बहुत अच्छे तरीके से, मुझे याद है कि वो मेरे एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। सो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू डॉक्टर एमन। ये जो हमारा डॉक्टर एमन कह रही है जेनेटिक्स, ये और यूएसएमएल में भी टफ एपिडेमियोलॉजी। होती है, और एपिडेमियोलॉजी इसका जो ये जो हम एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट, इवन के प्रोफेसर लेवल पे जाके भी वीक ही रहती है। और इसलिए तो हमें रिसर्च नहीं आती, क्योंकि हमें एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट ये चीज़ें कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह टीच नहीं करी की जाती कि जिससे इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो जब ये हम एग्जाम देने आते हैं प्लेब का, यूएसएमएल का, तो ये हमारे लिए चीज़ें बिग हर्डल होती हैं। और और ये जिस तरीके से हमने पढ़ी हुई है यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे, उस तरीके से बिल्कुल नहीं होती। ये क्यों डॉक्टर हेमंत, उस तरीके की जी जी बिल्कुल जेनेटिक्स? बिल्कुल। हमने कभी उस तरीके से कभी समझी ही नहीं होती कॉलेज लेवल पे। हमने बस पेपर पास किया होता है, बट अब जब आपके सर पे पड़ती है तो इतने अच्छे तरीके से आपने एपिडेमियोलॉजी, मुझे याद है एक दिन पहले मेरा था एग्जाम था, 2 दिन बाद, तो आपने मुझे एपिडेमियोलॉजी बहुत इजी वे में बताई थी। तो वो मतलब मुझे कभी स्टडीज नहीं इतनी अच्छी याद हुई थी जितनी कि आपके लेक्चर्स के बाद हुई थी। तो मतलब एपिडेमियोलॉजी तो एक फोबिया था मुझे, लेकिन लिटरली, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और बायोस्टैट। डॉक्टर एमन ने मुझे मैसेज कर करके असल में वो सर एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी करवानी है। तो फिर जी हमने एपिडेमियोलॉजी पहली दफ़ा की, और पहली दफ़ा करने के बाद वो लेक्चर अपलोड करने थे वेबसाइट पे, वो मुझसे कॉपी करते हुए डेल हो गए। तो फिर डॉक्टर एमन ने कहा नहीं सर आप इसको दोबारा करवाएं। तो फिर हमने उसको दोबारा किया सारी क्लास ने, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेसिफिसिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव प्रोडिक्टिव जी वैल्यू ये ऐसी चीजें हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के, हमें ये कॉलेज लेवल पे और केस कंट्रोल स्टडी, ये चीजें उस तरह टीच नहीं की जाती कि ये इस इन उसकी बेस पे हम इंटरनेशनल एग्जाम पास कर सकें। तो माशाल्लाह, थैंक यू डॉक्टर एमन फॉर पॉजिटिव फीडबैक। जी जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि जिस तरह लाइक वो परसेंटेज में बताया था कि ये यूनिट इम्पोर्टेंट है, इसका इतना परसेंटेज हम्म। वेटेज है। तो बट हम्म। मेरे लिहाज से जब मैं एग्जाम करी थी तो हर सिस्टम से क्वेश्चंस आए हुए थे और हम्म। इक्वली आए हुए थे। मतलब इस तरह नहीं था हम्म। कि एक सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। तो मतलब ये कि एवरी सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। और जब मैं खुद तैयारी कर रही थी तो मैंने भी इम्पोर्टेंस के लिहाज से नहीं किया था। मैंने हर सिस्टम को इक्वली वेटेज दे के तैयारी की थी। ठीक है। और हम्म। टोटली मुझे 3 से 4 रिवीजन्स मैंने की थी प्लावन कीज की। और हम्म। उसके बाद प्लेबेबल एमसीक्यूज किए थे। और उसके बाद जब आपके साथ लेक्चर्स लिए थे तो फिर मतलब ये कि फिर वो जो कोई क्यू बैंक था प्लेबेबल का, तो उसमें मेरे अच्छे स्कोर्स आए थे, तो उससे भी मोटिवेशन हुई थी। और हम्म। एंड एग्जाम से पहले मैंने मॉक्स किए थे, 10 मॉक्स। तो हम्म। इतना ज्यादा टाइम नहीं था मेरे लिए मैनेज करना, तो इसलिए मैंने सिर्फ 10 मॉक्स किए थे। लेकिन टोटल प्लेबेबल ऐप के अंदर आई गेस 21 मॉक्स थे उस टाइम पे टोटल। तो ठीक है। वो करें आप लोग, लेकिन वो एक्चुअली
जो प्लेबेबल क्यूब बैंक के ही मॉक्स हैं एक्चुअली। तो उसमें कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो वो जो मतलब कि वही जो हमने पहले ऑलरेडी किए होते हैं उन्हीं की रिवीजन मॉक्स में हो जाती है। लाइक फर्स्ट टाइम आप अगर प्लेबेबल क्यूब बैंक के क्वेश्चंस करें विद सिस्टम्स, और उसके बाद जब आपकी तैयारी हो जाए फिर आप मॉक स्टार्ट कर दें। लाइक मॉक्स अलग से नहीं है, वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपने ऑलरेडी किए हैं। लेकिन बिग मॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बिग मॉक थोड़ा सा टफ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि सब लोग अपने लाइक मॉक्स करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू बिग मॉक्स। या हम्म। तो ये डॉक्टर इमन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डोंट बाय बिग मॉक दे डोंट बाय बिग मॉक्स, दे आर यूजुअली अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स। जी बिल्कुल, तो तो ये इजीली मिल हम्म, जाते हैं व्हाट्सएप पे, आपका ग्रुप में शेयर हो जाते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे लगा के उसको बाय करने की, ऑलरेडी मिल जाते हैं। बट ये है कि जो एग्जाम ये मतलब जब मैं एग्जाम करी थी तो ये वही क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़े हुए थे। मतलब ऐसा हम्म, नहीं था कि कुछ आउट ऑफ कोर्स आया हो। और लाइक हम्म, हमें ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि शायद पता नहीं क्या आ जाएगा, बट ये वही चीजें हैं जो बुक्स में लिखी हैं, जो प्लैब वन कीज में हैं या जेम्स में हैं या आपके लेक्चर्स में है। कुछ भी आउट ऑफ द कोर्स चीजें नहीं होती। इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। कि आपने जितनी दफा आप उसको रिवाइज करेंगे, जितनी दफा आप उस पर अपनी अच्छी ग्रिप रखेंगे तो उतना आपके लिए ये इजी रहेगा। ठीक है, तो बस हम्म, कॉन्सेप्चुअल से करें क्योंकि ये क्लिनिकल एग्जाम है। तो इसमें हम्म, मतलब ये कि आपने बस इसको रट्टा नहीं जितनी है। हाँ रटा नहीं है कॉन्सेप्ट। तो लेकिन ये कि सबसे जो अच्छी बात है कि आपके अब लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अगर वो हम्म, साथ साथ करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आपके सबसे पहले लेक्चर्स लें, फिर या तो हम्म, आप एक सोर्स रखें, या तो जेम्स रखें या कीज रखें, मतलब दोनों नहीं करें। जेम्स थोड़े हम्म, शॉर्ट हैं लेकिन कीज थोड़ी लेंथी हैं। तो बस ये है कि जो मतलब अगर आपको थोड़ा लैबोरेटिव स्टडी करनी है फिर आपके लिए कीज बेस्ट है। लेकिन जिनके पास कम टाइम है तो वो जेम्स कर सकते हैं। और लेकिन दोनों में से एक सोर्स रखें और एमसीक्यूज डॉक्टर। करें बार बार। मतलब हम्म, दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वही रिपीट हो रहे हैं। बस कीज का ये है कि कीज में जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, उसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन जेम्स में हम्म। रिपीट क्वेश्चंस नहीं होते, वो थोड़ा शॉर्ट है। तो ये तो है दोनों में। डॉक्टर ईमन, ये कैसा है कि एक पर्सन लेक्चर में तो वो जब सुन रहा होता है तो उसके लैब जम्स कवर हो जाते हैं, उसके बाद वो प्लैब कीज करता है, प्लैब कीज को वो गो थ्रू करता है, कुछ एडिशनल पॉइंट वो देख लेता है। और लेकिन जब एंड वाले टाइम एंड उसने रिवीजन करनी होती है तो फिर शॉर्ट टाइम हो तो फिर अगर वो प्लैब जम्स देख लेता है तो कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि देखिए अगर आपने की स्टार्ट की है और आप उसको फिर एंड पे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगी तो आप भूल जाएंगे। तो बेटर कि अगर आपने जेम्स ही कंटिन्यू करें और उसी को अच्छा। रिवाइज करें एंड पर, तो वो आपका टाइम सेविंग भी है और आप उसको जल्दी से खत्म करके दोबारा रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कीज का थोड़ा सा लेंथी है, तो वो इट विल टेक टाइम। कीज थोड़ी इलेबोरेटिव है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो वो आप टॉपिक की से भी देख सकते हैं। तो तो एंड पर जेम आप, तो इसका मतलब है जो सोर्स हैं, जो बेस्ट सोर्स हैं आपके प्लेब की प्रिपरेशन के लिए जो जी अवेलेबल हैं, वो प्लेब जम्स हैं, प्लेब कीज हैं, प्लेब और जो है प्लेब कीज, क्लैप जेम्स प्लेब आपके जम्स। लेक्चर्स जी जी, लेक्चर्स। और और फिर क्लैपेबल आपने इस क्यूब। नॉलेज, हाँ, इस नॉलेज को अप्लाई करना है। तो स्टोरी एंड पे यही है कि आपने लेक्चर सुनने हैं। जी, अगर आप शॉर्ट टाइम में से करना चाहते हैं, लेक्चर्स कर लें। और लेक्चर आपके के लेक्चर सुन के साथ साथ लिखने भी हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि एंड पे जब कम टाइम हो तो वो आप अपने उन्हीं नोट्स को रिवाइज करें। ठीक है, जो आपको हम्म, इम्पोर्टेंट बात लगती है वो साथ साथ आपने लिखनी है, आपके लेक्चर्स की भी। और जो भी आप मेन कोर्स आपने रखा हुआ है कीज या जेम्स, उनकी भी आप साथ साथ मेन पॉइंट को लिखते जाएं। एंड पे आपने अपने ही नोट्स रिवाइज करने, क्योंकि एंड पर आप इतना कुछ नहीं देख सकते, बार बार हर यूनिट पे नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपके पास अपनी रिटन नोट्स होंगे तो वो आपको बहुत याद रहेगा पेपर में भी, और इजीली आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन था डॉक्टर मानुल्लाह की तरफ से, वो कह रहे थे कि फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर सुने हो तो क्या प्लेबेबल ये कवर हो जाएगा? देखें, फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर आपको सारे जो प्लेबेबल क्यों इधर कंसेप्ट है वो तो दे देगा, लेकिन बात यह है कि फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर्स में जो आपका प्लेबेबल क्यों बैंक है, इसलिए हमने अलहदा से इसके लेक्चर बनाए हैं कि प्लेबेबल जो गाइडलाइंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट है यूएसए से। जो आपकी फर्स्ट एड है वो यूएसए में बेस्ड है, तो कंसेप्ट वही है। लाइक पेरिकार्डाइटिस है तो तकरीबन सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा जो फर्क आएगा, इसलिए हमने प्लेब लेक्चर अलग से बना दिए हैं कि जो आप जब फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर जिन्होंने सुने होंगे, लाइक फर्स्ट यूएस में स्टेप 1, फर्स्ट एड यूएस में स्टेप 2, तो ऑलमोस्ट वो मेजर पोर्शन प्लैब का भी कवर कर चुके होंगे, कंसेप्ट उनके बिल्ड हो चुके होंगे। जब वो प्लैब करेंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हाँ, वो जो डिफरेंट स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो कि डिफरेंट एक डिफरेंस आता है उसमें यूएसए में और यूके में, वो फिर आपको प्लेबेबल जो प्लेब के लेक्चर्स हमने बनाए हैं उससे वो डिफरेंस का पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था आपकी तरफ से सर, फोर्थ ईयर में ये तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप ये करें कि फोर्थ ईयर में जो फर्स्ट ईयर मेडिसिन लेक्चर उन्हें कंप्लीट करें, अपने कंसेप्ट बिल्ड करें, जब आप फाइनल ईयर में जाएं और हाउस जॉब में जाएं तो ओईटी दें अपना। ओईटी देने के बाद हमारा जो प्लेबेबल प्लेब के अलग से सेपरेट पैकेज है उसको ज्वाइन करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, लाइक जो एफएमजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जब वो अपने कॉलेज में हैं, दो कॉलेज में ही साथ एक दफ़ा अगर वो प्लेब के लेक्चर सुन लेते हैं तो उनके साथ अगर वो ऐड कर लेते हैं तो उस वक्त ही उनकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन उसका एक और बेनिफिट ये होगा कि उनका जो एनआरई एग्ज़ाम है उसमें भी उनको आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर गाइडलाइन यूज़ होती हैं वो यूके बेस्ड हैं। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया, और आपके पॉजिटिव फीडबैक का। और स्टिक जो प्लेब प्लीज प्लेबल, आप लोग कोई क्वेश्चन करना तो पूछ लें, डॉक्टर ईमन इधर हैं। और डॉक्टर ईमन को हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं माशाल्लाह। जो उनकी इतनी टफ ड्यूटी थी, वो रेजिडेंट हैं और गायनी ओब्स की रेजिडेंसी पाकिस्तान में, तो बस बस अल्लाह ही है। क्या ख्याल है डॉक्टर ईमन अपनी जी जी रेजिडेंसी के बारे बिल्कुल। में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पर रेजिडेंसी बहुत ज़्यादा टफ है, यही तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि ये मैंने कर लिया। बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था इसको क्लियर करना और साथ रेजिडेंसी करना, लेकिन दोनों साइड बाय साइड थे। तो बस शुक्र अल्लाह का और आपकी हेल्प का, ताकि शुक्र है कि मेरा क्लियर हुआ। और एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें प्लैब एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपका एक स्टडी पार्टनर अच्छा मिल जाए, तो ये कि आप जो अकेले बैठ के पढ़ने से बेहतर है कि आपको स्टडी पार्टनर, मतलब मैंने अगस्त में तैयारी शुरू की थी और मुझे एक स्टडी पार्टनर मिला था जिसका एग्जाम नवंबर में था। तो मैंने उसके साथ टोटली तैयारी की थी, नवंबर तक मेरा अपना कोर्स खत्म किया था उसके साथ मिलके, क्योंकि उसका भी एग्जाम नवंबर में था। तो ये, और उसके बाद फिर मैंने बार बार इसको 4 दफा रिवीजन की, तब जाके ये हुआ। मतलब ये एक दफा रिवीजन से बहुत टफ हो जाता है कि आप उसको रिटेन रखें चीजों को। तो यू नीड अ लॉट ऑफ रिवीजन्स। हम्म, ये तो बहुत, ये जो आपका स्टडी पार्टनर होता है आप एक मोटिवेटेड रहते हैं स्टडी जी पार्टनर की बिल्कुल। वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये डॉक्टर अमानुल्लाह ने जो हमारी वेबसाइट है firstaidmedz.com.pk के उसका वो किया है, लिंक शेयर किया है। यहाँ से जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि क्या प्रोसीजर है, वो जो हमारा फेम एडमिन है उससे ये लेक्चर आप किस तरह, प्लेब के जो लेक्चर्स हैं फर्स्ट एड मेडिजी के, वो किस तरह आप कर सकते हैं, क्या किस तरह उसे हासिल कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर एमन की को हम की बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने एफसीपीएस पार्ट 1 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी उस ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, ये सक्सेस डिजर्व करती हैं। और इन्होंने फर्स्ट एड मेडिजी लेक्चर उस वक्त एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए लिए थे, और फिर उन्होंने प्लेब के हमारे लेक्चर्स लिए, और माशाल्लाह प्लेब भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। और अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियां अता करे, इनके लिए बहुत सी दुआएं हैं हमारी। और जी माशाल्लाह। तो डॉक्टर सादिया से आप, डॉक्टर एमन से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी।
फिर हम इसको एंड करते हैं, हम अपने सेशन। अच्छा सर, व्हेन यू प्लानिंग, प्लैब का सिलेबस बता दें जी। प्लैब का सिलेबस से ये है कि आपने जो प्लैब लेक्चर सुनने हैं बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, जो डॉक्टर एम जो कि अभी आपको बताया, अगर आप उसको इजी वे में करना चाहते हैं। अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग, आपको कंसेप्ट बिल्ड करते हुए टाइम लगेगा। प्लैब लेक्चर्स, उसके बाद आपने वो प्लैब जम से हैं तो प्लैब जम साथ ही हो जाते हैं आपके, और सप्लीमेंटेड हैं आपके जो लेक्चर प्लैब की से, तो आपने प्लैब की तो करनी होती है इसमें, और वो लाजमी है। डॉक्टर एमन, कितनी दफ़ा आपने रिवाइज की थी प्लैब कीज? और उसके बाद आपने प्लेबेबल क्यू बैंक करना होता है, उसके एमसीक्यू करने होते हैं जी जी प्लेब। बिल्कुल, मैंने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिवाइज की थी, जितना मुझे टाइम मिला था। और प्लैब कीज में टोटल 30 यूनिट्स हैं, 30 टॉपिक्स हैं, 30 यूनिट्स हैं उसके प्लैब 1 कीज के। तो वो आपने बार बार उसको करना है रिवाइज। और जो एमसीक्यूज प्लैबेबल क्यू बैंक के, वो 3714 एमसीक्यूज हैं, प्लैबेबल एमसीक्यूज। और कितने हैं? उसके अंदर 3700 एमसीक्यूज हैं, प्लैबेबल एमसीक्यूज। ठीक है। जी, और उसके अंदर 36 यूनिट्स हैं। उन्होंने मिसलेनियस के भी अलग से पोर्शंस में एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। तो लेकिन प्लाबन कीज में मिसलेनियस का एक ही टॉपिक है, और जो प्लेबेबल एमसीक्यूज हैं उसके अंदर मिसलेनियस को सेपरेट करके उसके एमसीक्यूज हैं। तो वो टोटल वहाँ पे प्लेबेबल एमसीक्यूज टोटल 36 हैं यूनिट्स के, ठीक पोर्शन है, वाइज। माशा। तो डॉक्टर एमन ने आपको बताया जो क्वेश्चन आया था सिलेबस के बारे में। आप लैब लेक्चर सुन लें बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, फर्स्ट एड मेडिजी .com.pk के जो हमारी वेबसाइट है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी लेक्चर अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपने वो, क्योंकि लेक्चर प्लैब जम से होते हैं, सप्लीमेंटेड बाई प्लैब कीज होते हैं, तो उसके बाद आप प्लैब कीज करते हैं, प्लैब कीज को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप प्लैबेबल क्यू बैंक करते हैं। और एंड पे जो आपके लास्ट 15 डेज रह जाएं तो उसमें आपने प्लैब बुक करने हैं, तो उसके बाद आपका एग्जाम है। अच्छा सर, डॉक्टर शाकिर पूछ रहे हैं कि आप कब प्लैब 2 दे रही हैं जी, जब प्लैब 2 की डेट मिलेगी। जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ दिसंबर में देने का। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं डॉक्टर ईमन। जी डॉक्टर शाकिर यूके में हैं, और उधर से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा जी, आप डॉक्टर ईमन, आपका आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपना फीडबैक दिया, आपने गाइडेंस दी, और अल्लाह ताला आपको आगे भी मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया हाँ, कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा गाइड किया, और मैं आज यहाँ पे क्लियर करके बैठी हुई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी। आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स, अब एंड पे ये है कि प्लेब करना इतना मुश्किल, अगर आप कहें कि ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे मुश्किल होगा, तो ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने कंसेप्ट अभी से बिल्ड करें, तो इंशाल्लाह आप प्लेब भी कर सकते हैं, और प्लेब एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप कर लें तो। फर्स्ट एड फर्स्ट के लिए जेकर भी के लिए further evidence no further pleb। जी डॉक्टर महबूब, आप कर सकते हैं। लैब कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपके स्टेप 1 यूएसए मेरे लेक्चर सुनने होंगे या स्टेप 2 सीखे? जी, लैब कंसेप्ट बिल्ड करने, देखिए एक है आपका बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज के लिए आपने हमारे जो फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म है, उसके फर्स्ट एड में डीजी लेक्चर मुझे नहीं पता, जो एफएम जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो स्टूडेंट हैं जो हमारे लोकल मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनको ये है कि अगर उन्हें प्लैब करना है तो डायरेक्टली हमारा प्लैब के जो पैकेज है वो लें, उसमें प्लैब के वो डायरेक्ट लेक्चर सुने, लैब लेक्चर्स। जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में हैं, और उनका अभी उन्होंने एग्जाम देने, एनआरई भी देना है, तो उनके लिए है कि वो फर्स्ट एड
जो मेड इजी फर्स्ट एड मेड इजी लेक्चर, मेड इजी फर्स्ट एड मेड इजी लेक्चर है, जिसमें आपके यूएसएमएल स्टेप 1 है, यूएसएमएल स्टेप 2 है, कैपलन सर्जरी है, ये सारे वो लेक्चर सुने। इससे उनके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। और फिर जब वो ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप 2 सीखे के साथ साथ वो प्लैब के लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो प्लैब लेक्चर रिप्लेस आप कर सकते हैं बाय द फर्स्ट स्टेप 2 सीखे, लेकिन आप ये करें कि फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर सुने, फर्स्ट स्टेप 2 सीखे के लेक्चर सुने। उसके बाद आप अगर प्लैब को भी उसमें ऐड कर लें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके एनआरई एग्जाम के लिए भी और आपके जो है प्लैब जब आपने देना होगा उसके लिए भी। सर अगर एनआरई के लिए एमसीक्यू बैंक है आपकी वेबसाइट पे? जी, एनआरई के लिए एमसीक्यू बैंक अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। सर इट इज़ अ डुएबल एग्जाम। हाँ, बस आपकी तरह डॉक्टर यमन नवाज ये परसिस्टेंट हो और डिटर्मेंट हो तो हो सकता है। जी, अगर आप फर्स्ट एड अच्छी तरह कर लें तो प्लैब आपके लिए आसान है। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? अगर फर्स्ट एड के कंसेप्ट आपने बिल्ड कर लिए हैं तो प्लैब के कंसेप्ट बिल्ड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। असल में हमें प्लैब इसलिए मुश्किल लगता है कि हमारे बेसिक कंसेप्ट जो वो भी इतने अच्छे नहीं होते और क्लिनिकल कंसेप्ट भी इतने अच्छे नहीं होते, और जो प्लैब एग्जाम है वो क्लिनिकल एग्जाम है। तो जो हमारे एफएमजी हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनके लिए ये है कि वो फर्स्ट एड स्टेप 1 और 2 ये अच्छी तरह करें। और आज के दौर में जब हमने ये सबसे पहले फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर डिलीवर किए, तो अब तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स भी हमारे लेक्चर सुन के वो कर रहे होते हैं, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म भी कर रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने खुद इन बुक्स को अच्छी तरह खुद ये एग्जाम क्लियर नहीं किए हुए, लेकिन वो कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपना प्लेटफॉर्म को चूज करने लगते हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि आपने अपना टाइम भी लगाना है, अपना पैसा भी लगाना है। तो आपके जो लेक्चर्स का सोर्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप अपना पैसा भी लगाएंगे, अपना वक्त भी लगाएंगे और एंड पे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आप उधर के उधर ही होंगे। वगरना अगर मैं कहूँ कि आप मेरे ही लेक्चर सुन के तो एक पर्सन फर्स्ट एड स्टेप 1 के लेक्चर सुनता है तो वो उसी टॉपिक को टीच तो कर सकता है, लेकिन वो कंसेप्ट जो बिल्ड होने हैं वो फिर प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाएंगे। और इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो इस बुक को टीच करना तो कर रहे हैं, लेकिन उससे कंसेप्ट अब खुद इन बुक्स के एग्जाम पास नहीं किए हुए, लाइक यूएसएमएल नहीं किया हुआ। तो जब तक आप यूएसएमएल नहीं करते तो इस बुक्स को आप प्रॉपरली समझ नहीं पाते, अगरचे आप 50 30 70 60% समझ लेते हैं, जबकि लेकिन आप 100% नहीं इसको अच्छी तरह क्लैरिफाई नहीं कर पाते, लेकिन आप उसको टीच करते हैं तो जिसको कुछ नहीं आता होता, तो जो आप 50 60% नॉलेज दे रहे हैं, तो जिनको कुछ नहीं आता होता, जो एफएम जो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता पहले, उनके लिए ये भी बहुत होता है। तो वो समझ रहा होता है कि बहुत है, लेकिन वो बहुत नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं, आपने अपना पैसा लगाना है, वक्त लगाना है, तो उसके लिए आप उस पर्सन की क्वालिफिकेशन, उस पर्सन की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और टीचिंग स्किल सबको मद्देनजर रखते हुए उसको वो किया करें, ज्वाइन वो सेलेक्ट किया करें अपने प्लेटफॉर्म को। तो एंड पे यही है कि आप ये करें कि जो सिलेबस इसी तरह है कि आपने सबसे पहले प्लैब लेक्चर सुनने, और वो प्लैब जंप से कवर होंगे, प्लैब जंप साथ आपके कवर हो जाएंगे, फिर प्लैब कीज करनी है आपने, फिर आपने प्लैबेबल के उसी सिस्टम के एमसीक्यू करने, और एंड पे आपने प्लैब के मॉक करने। अब ये यूकेएमएलए है तो आपने यूकेएमएलए की ये यूकेएमएलए नेम चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको बताया कि आपकी जेनेटिक्स, आपकी एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। तो आपने फिर मॉक टेस्ट देने हैं और उसके बाद आपका एग्जाम है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेंगे तो आप ज़रूर पास होंगे। चलें जी, थैंक यू। आप जो हमारे एडमिन का नंबर है वो है 0318004249, हाँ 49742। ये हमारी एडमिन है। तो आप इनसे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हों वो ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू जी, जजाकल्ला। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे।